नमस्कार, एक बार पुनः स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुन्नू की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं महेश कुलेरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके की क्लास एक बार पुनः लेकर आपके सामने उपस्थित है। हम आशा करते हैं हमारे द्वारा संचालित ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है और अगर अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक लाइक व शेयर जरूर कीजिए। ज्यादा समय नहीं लेते हुए पहले प्रश्न की ओर आते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? और ए है असम, बी नागालैंड, सी मिजोरम और डी है मेघालय। और इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा नागालैंड। हॉर्नबिल जो महोत्सव है ये नागालैंड में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो हम बोलते हैं 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के मध्य ये हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। इसका जो प्रारंभ है वो 1 दिसंबर 1963 में किया गया। यानी 1963 से ये जो महोत्सव है ये लगातार यहाँ पे नागालैंड में नागा समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और इस महोत्सव के माध्यम से यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी प्राचीनतम जो लोक कला है, लोक संस्कृति है, उसे जो है वो क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो इन नृत्यों के माध्यम से ये जो महोत्सव वो क्या करते हैं, मनाया करते हैं। हॉर्नबिल एक यहाँ पे पाया जाने वाला महत्वपूर्ण पक्षी है, बहुत ही सुंदर पक्षी है। और उस पक्षी को श्रद्धांजलि देने के लिए ये महोत्सव नागालैंड में क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें असम में जो महोत्सव बनाया जाता है उसका नाम है बिहू महोत्सव। बहुत ही प्रसिद्ध महोत्सव बिहू महोत्सव असम में। दूसरा जो महोत्सव है असम में ही बनाया जाता है अबुबाची महोत्सव। यानी बिहू और अबुबाची जो महोत्सव है वो कहाँ पे बनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। असम के आदिवासी जो लोग हैं वो इस महोत्सव को क्या करते हैं, मनाते हैं। आप सबको पता उत्तरी पूर्वी भारत जो है ये प्राचीनतम संस्कृति को संग्रहण किए हुए, इसीलिए यहाँ पे स्थानांतरित कृषि की जाती है। और स्थानांतरित कृषि के साथ साथ ये लोग जो है अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपने लोक जीवन को उमंग के साथ जीने के लिए इस प्रकार के जो महोत्सव हैं ये क्या करते हैं, आयोजित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिन्स्क II समझौता 2015 में किन यूरोपीय देशों ने रूस यूक्रेन विवाद में मध्यस्थता की थी? अगर हम कहें कि 2015 में ये जो समझौता हुआ है वो रूस और यूक्रेन, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप सबको पता है कि रूस व यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहे हैं उसकी क्या दशा होगी वो तो आने वाला समय ही बताए। लेकिन उसका प्रभाव पूरे विश्व पर कहीं ना कहीं हमारे आम जीवन पर पड़ेगा। इससे पहले ये जो प्रभाव है ये कहाँ पे हुआ था? तो हम कहते हैं 2015 में यूक्रेन व रूस के मध्य ऐसा तनाव आ गया था और उस तनाव को दूर करने के लिए कौन से देश आगे आए? तो हम कहते हैं वो जो समझौता हुआ था वो मिन्स्क II हुआ था। कौन से यूरोप? तो ऑप्शन है फ्रांस व जर्मनी, बी ब्रिटेन व फ्रांस, सी इटली और फ्रांस, डी अमेरिका और ब्रिटेन। और इसका सही उत्तर होगा फ्रांस व जर्मनी के संयोग से ये मिन्स्क II समझौता यूक्रेन व रूस के मध्य हुआ क्या? पूर्वी यूक्रेन जो था, पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित जो अलगाववादी थे उन्होंने हथियार उठा लिए थे और इसको शांत करने के लिए यूक्रेन के लिए फ्रांस व जर्मनी ने क्या किया, यूक्रेन व फ्रांस के मध्य समझौता किया था। और पूर्वी जर्मनी के 2 क्षेत्र थे और एक जो क्षेत्र था उसका नाम जो था वो था डोनेत्स्क और दूसरा जो था वो लुहांस्क जो थे। इन दोनों प्रांतों में रूसी समर्थित यूक्रेनवासी थे और उन्हें क्या की, स्वतंत्रता प्रदान की। और ये जो समझौता था स्वतंत्रता वाला, इसे क्या कहा जाता है, मिन्स्क II कहा जाता है। और आप सबको पता है कि यूक्रेन की जो राजधानी है वो कीव है, जो अभी रूसी सेनाओं द्वारा गिरी हुई है। और रूस की राजधानी जो है वो कौन सी है, मॉस्को। और मॉस्को जो है व्लादिमीर पुतिन जो है वो यहाँ के महत्वपूर्ण कर्तव्य करता है जिनके द्वारा अभी यूक्रेन पर क्या किया गया, हमला किया गया। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात करते हैं, महात्मा गांधी मनरेगा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? और हमारे सामने ए ऑप्शन जो है भीम ऐप, बी भारत के वीर, सी ओम डैश पर्सन, डी उमंग ऐप। और इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ओम डैपर्सन्स
ऐप जो है वो क्या किया गया, लॉन्च किया गया, या इसे ही एक नाम दिया जाता है। और अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम कहेंगे ओम्स डर्स पर्सन ऐप, या इसे अगर हम हिंदी के रूप में जानेंगे तो इसे कहा जाता है लोकपाल ऐप। क्या कहा जाता है, लोकपाल ऐप, लोकपाल ऐप। लोकपाल ऐप का दो, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो हम कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा गारंटी शुदा रोजगार देने का जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया वो मनरेगा चला। 100 दिन, एक परिवार के 100 सदस्यों को गारंटी शुदा 365 दिनों में से 100 दिन जो है वो क्या प्रदान किया जाएगा, रोजगार प्रदान किया जाएगा। और इसका जो प्रारंभ किया गया था वो भारत सरकार द्वारा 2006 में रोजगार प्रदान करने के लिए किया गया था। और अगर हम बात करें, इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत क्या किया, स्थापित किया गया। अगर हम बात करें कि जो मनरेगा है इसमें आने वाली जो दिक्कतें हैं, जो शिकायतें हैं, उनको दूर करने के लिए भारत सरकार के पंचायती राज मंत्री जो है, और उन्होंने ये जो ऐप है, गिरिराज सिंह जो है उन्होंने ये जो ऐप है वो क्या किया, लॉन्च किया गया। और इस ऐप के माध्यम से त्रिमासिक व वार्षिक रूप से जो है वो शिकायतें क्या की जाएगी, दूर की जाएगी। यानी कहने का अर्थ ये है, कोरोना महामारी के समय मनरेगा ने भारतीय लोगों को रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो एक तो हमें याद ये रखना है कि ये जो है ऐप है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, गवर्नमेंट इसके माध्यम से शिकायतें जो है वो दूर करे। भीम ऐप जो है वो भारत सरकार का जो है वो ऐसा ऐप है जो कैशलेस क्या करता है, पेमेंट करता है। भीम ऐप जो है वो कैशलेस पेमेंट के लिए उतर है। दूसरा, भारत के वीर, और ये जो भारत के वीर जो ऐप है ये देश के लिए शहीद हुए जो सैनिक हैं उनके परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए भारत के वीर जो ऐप है वो क्या किया गया, स्थापित किया। अब उमंग ऐप क्या है भाई, हम कहते हैं किसी भी देश में, या हम कहते हैं भारत में जो राज्य हैं, राज्य के अंदर जो नगर पालिकाएं हैं, इनकी जो सेवाएं हैं, 100 प्रकार की सेवाएं जो है वो आपके मोबाइल पर मिलेगी। और ये जो 100 प्रकार की सेवाएं ये घर बैठे आप क्या कर सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। वो ऐप कौन सा है, उमंग ऐप है। यानी उमंग ऐप में 100 प्रकार की सेवाएं हैं जो आप घर बैठे मोबाइल के माध्यम से जो है, जैसे पानी का बिल है, बिजली का बिल है, गैस की व्यवस्था, ये किसके माध्यम से, उमंग ऐप के माध्यम से क्या किया, स्वीकार किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, होप आइलैंड भारत के किस राज्य में स्थित है। और अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, और डी है ओडिशा। और इसके सही उत्तर की बात करें आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक तट है और तट का नाम है काकीनाडा तट। और इस काकीनाडा तट के ऊपर, काकीनाडा तट यानी काकीनाडा प्रांत, और काकीनाडा जो प्रांत है, इस काकीनाडा प्रांत के ऊपर एक जो है वो अभ्यारण्य है, और अभ्यारण्य का नाम है कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। और कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ओलिवल टर्टल यानी ओलिवर जो कछुआ है उसके लिए प्रसिद्ध। विश्व में ये कछुआ बहुत कम स्थानों पर मिलते हैं, और हम कहते हैं ओरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ओलिवर कछुए के लिए प्रसिद्ध है। और इस होप आइलैंड व आंध्र प्रदेश के मध्य हवाई सेवा जो है वो क्या की गई है, प्रारंभ की गई। और इस हवाई सेवा के लिए जो होप आइलैंड है वो क्या रहा है, चर्चा का विषय रहा है। अगर हम बात करें गुजरात में गिर अभ्यारण्य है, गिर अभ्यारण्य एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, बब्बर शेर जिसे कहा जाता है। बब्बर शेरों के लिए एशियाई जो अभ्यारण्य ये क्या है, प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में आप सबको इंपॉर्टेंट पता है कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है, और सुंदरवन अभ्यारण्य जो है वो बंगाल टाइगर्स के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और उड़ीसा में भितरकनिका अभ्यारण्य है, और भितरकनिका जो अभ्यारण्य है वो हम कहते हैं मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है ये हमें क्या करना है, याद रखना है। जमीनी द्वीप किस महासागर में स्थित है। और हमारे सामने ऑप्शन है भूमध्य सागर, काला सागर, प्रशांत महासागर, और हम कहते हैं हिंद महासागर। और अगर इसकी सही बात करें
तो ये कला नहीं है, ये काला सागर है। कौन सा सागर है? काला सागर में अवस्थित है। यानी हम कहते हैं जमीनी द्वीप जो है वो काला सागर में। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये किसके अधिकार में है? यूक्रेन के अधिकार में था, काला सागर में था। रूस ने इस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। यानी कहने का अर्थ पहले ये काला सागर में स्थित है तो काला सागर में किसके अधिकार में था? यूक्रेन में। लेकिन रूस ने जब आक्रमण किया तो इस जमीनी द्वीप को रूस ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और इससे ही एक नाम दिया जाता है स्नेक द्वीप। इसे क्या नाम दिया जाता है? स्नेक द्वीप के रूप में क्या किया जाता है? जाना जाता है। और ये जो द्वीप है ये लगभग 16 हेक्टेयर क्षेत्र में क्या है? फैला है। तो याद रखना काला सागर, देखो हम कहते हैं भूमध्य सागर और भूमध्य सागर के आगे जो है वो था काला सागर। और काला सागर में छोटा सा द्वीप था जिससे जमीनी द्वीप या स्नेक द्वीप के नाम से जाना जाता था। पहले यूक्रेन का अधिकार था, अब युद्ध के बाद में इस पर अधिकार किसका हो गया? इस पर रूस का अधिकार हो गया। तो हमें ये याद रखना, भूमध्य सागर में ये एक द्वीप याद रखना, सिसिली द्वीप। और सिसिली द्वीप जो है वो इटली के अधिकार क्षेत्र में है। और एक भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है वो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात करें, धर्मगोर्जियन वार्षिक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? और हमारे सामने ऑप्शन है, पहला भारत और जापान, दूसरा भारत और रूस, तीसरा भारत और अमेरिका और चौथा भारत और फ्रांस। अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें सही ऑप्शन होगा भारत और जापान के मध्य जो है वो कर्नाटक में ये धर्मगोर्जियन जो अभ्यास है, युद्ध अभ्यास है, ये क्या किया जा रहा है? संचालित किया जा रहा है। दूसरा अगर हम बात करें कि ये 27 फरवरी से 10 मार्च के मध्य ये युद्ध अभ्यास जारी रहेगा। दूसरी कि ये 2018 से लगातार भारत और जापान के मध्य जो है वो इस अभ्यास का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। मोस्टली हमें याद रखना धर्मगोर्जियन जो लेटेस्ट में जो होते हैं अभ्यास, युद्ध अभ्यास, वो हमें क्या करने? याद रखने होते हैं। तो दोस्तों एक तो ये अपने को क्या करना है? याद रखना है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑप्शन गंगा है, दूसरा देव शक्ति है, तीसरा मदद है और चौथा जो है वो कौन सा? मेघदूत। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन जो गंगा है ये यूक्रेन से जो लगभग 20,000 जो भारतीय थे, उन 20,000 भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया जो अभियान है उसे कहा जाता ऑपरेशन गंगा के नाम से संबोधित। देखो भारत सरकार ने बहुत समय से लगातार अभ्यासों में जारी, चाहे वो अफगानिस्तान, देखो अगर हम बात करें कि भारत से अफगानिस्तान से जो भारतीय भारत लाए गए थे उसके लिए कौन सा चलाया गया था? तो हम कहते हैं देव शक्ति। कौन सा? देव शक्ति। अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट के माध्यम से जो भारतीय लाए गए थे कौन सी शक्ति थी? देव शक्ति की थी। दूसरा हम कहते हैं ऑपरेशन मदद। ये क्या है ऑपरेशन मदद? केरल में सदी की सबसे भयानक जब बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन जो मदद था वो क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। अब आता है ऑपरेशन मेघदूत। और ऑपरेशन मेघदूत की जो है हम कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सर्वाधिक ऊंचा स्थान है जहाँ पे सेना डटी हुई है, सबसे ठंडे स्थानों में गिनी जाती है। और यहाँ पे जो था वो पाकिस्तानियों ने अधिकार कर लिया था, तो उससे पाकिस्तानियों से छुड़ाने के लिए जो ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना द्वारा क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। तो गंगा यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए, देव शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए, केरल में आई बाढ़ में लोगों को बचाने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मदद, और हम कहते हैं मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर में क्षेत्र को वापस जीतने के लिए ऑपरेशन जो मेघदूत है वो क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जियोम प्रोजेक्ट किस देश द्वारा चलाया गया है? और ऑप्शन है हमारा सऊदी अरब, बी अमेरिका,
सी यमन और डी ओमान। और इसका सही ऑप्शन जो होगा सऊदी अरब द्वारा। सऊदी अरब ने क्या किया है, अपना जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल और समुद्री क्षेत्र के बीच में एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र विकसित किया, बहुत ही सुंदर जो है वो क्षेत्र विकसित किया, जहाँ पे रहने के लिए प्राकृतिक जो व्यवस्था है, यानी प्रकृति के सौंदर्य में रहने की जो व्यवस्था है, वो इस जियोम प्रोजेक्ट के तहत किया गया। यानी जियोम प्रोजेक्ट जो है वो अकाबा की खाड़ी, हम देखो अकाबा की खाड़ी जो है इस प्रकार से, यहां पे है अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी में इस भौगोलिक प्रदेश में सऊदी अरब ने एक बस्ती बनाई है, और ये जो बस्ती है ये मरुस्थल समुद्र के बीच में ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे प्राकृतिक रूप से कई किलोमीटर क्षेत्र में केवल मनुष्य और प्रकृति, यानी कहने का अर्थ है वहाँ पे किसी भी प्रकार के प्रदूषण की व्यवस्था नहीं, स्वच्छ क्षेत्र में प्रदूषण से मुक्त, और एक ही बहुत ही शानदार जो है वो यहाँ पे जो है वो बस्ती को क्या किया गया, बसाया गया। और उस बस्ती को जो नाम दिया गया है वो नाम दिया है जियोम प्रोजेक्ट। बहुत ही सुंदर बस्ती है, और आप सबको पता है सऊदी अरब जो है लगातार इस क्षेत्र में समुद्र और मरुस्थल के बीच में सुंदर सुंदर जो है वो बस्तियां क्या करने जा रहा है, बसाने जा रहा है। तो हमें याद रखना सऊदी अरब के रेगिस्तान में आलीशान मॉडर्न जो फ्लैट्स हैं उनका क्या किया गया, निर्माण किया गया। और कहाँ पे किया गया, तो ये लाल सागर के पास ये अकाबा की खाड़ी है, यहाँ पे इसकी क्या की गई है, व्यवस्था की गई। अकाबा की खाड़ी में ये व्यवस्था की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, और हमारे सामने ए है अजय त्यागी, बी माधवी पुरी, सी रेखा शर्मा, और डी है NK सिंह। और इसका सही है माधवी पुरी। माधवी पुरी जो है वो नई सेबी की क्या बनाए गए, अध्यक्ष बनाई गई। इससे पहले जो सेबी के जो अध्यक्ष थे वो अजय त्यागी के स्थान पर सेबी में जो अध्यक्ष बने हैं वो बने माधवी पुरी बने। दूसरा, अगर हम कहें रेखा शर्मा, ये महिला आयोग की, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो कौन सी है, रेखा शर्मा है। और NK सिंह ये 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह। और वित्त आयोग का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 280 में किया गया। अनुच्छेद 280 में वित्त विधेयक के बारे में बताया गया। और राजस्थान में भारत के जो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, NK सिंह है। और सेबी के जो नए अध्यक्ष हैं वो माधवी पुरी है। तो ये जो है ये आज की करंट के महत्वपूर्ण 9 प्रश्न है। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो क्लास को अधिक से अधिक लाइक व शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।